साथियों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अविनाश पांडे जी जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, एक बैठक के में संबोधित कर रहे हैं। उसके तत्काल बाद वो यहाँ आप लोगों से मुखातिब होंगे। उन्होंने आदेशित किया है कि वो अपनी पत्रकार वार्ता जारी रखें और उस बीच आकर वो भी लोकसभा चुनाव के संदर्भित विषय पर आपसे बात करें। साथियों, उत्तर प्रदेश की रज को अपनी मस्तक पर लगाकर हम अभिभूत होते हैं। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश की सांस्कृतिक राजधानी है, अपितु उत्तर प्रदेश में भारत माँ की अस्मिता और भूभागीय अखंडता के लिए बलिदान देने वालों का एक इतिहास रहा। उत्तर प्रदेश उन गौरवशाली प्रांतों में से है जिसके वीरों ने न सिर्फ भारत माँ की स्वतंत्रता आज़ादी के पहले सुनिश्चित की, अपितु आज़ादी के बाद भी अपने प्राणों को आहूत करके भारत माँ की भूभागीय अखंडता और अस्मिता को सुरक्षित रखा। और उसका सबसे बड़ा दायित्व उत्तर प्रदेश पर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लखनऊ की जनता ने ये दायित्व अपने कांधे पर लिया था कि वो देश की भूभागीय अखंडता को सुरक्षित रखेंगे। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि यहाँ से उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में देश के रक्षा मंत्री को चुनकर भेजा। न सिर्फ देश के रक्षा मंत्री अपितु देश के प्रधानमंत्री भी इसी प्रांत से आते हैं, जिन दोनों नेता द्वयों पर ये सामूहिक दायित्व था कि वो भारत माँ की अस्मिता की रक्षा करें। मगर आज अब ये कहना चाहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि रक्षा मंत्री को हटाइए, रक्षा मंत्री को हराइए और अग्निवीर से मुक्ति पाइए। आज हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि भारत माँ की अस्मिता को जिसने दिया धोखा, उस मोदी सरकार को क्यों दे देश फिरे धोखा। आज ये बड़ा दुख होता है कि उत्तर प्रदेश वो भूमि है, उन वीरों की भूमि है जिन्होंने नीलांबर पीतांबर जो भाई 1857 की क्रांति में शहीद हुए से लेकर झांसी की रानी हजरत बेगम महल, मंगल पांडे से लेकर मनोज पांडे तक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और भारत माँ की रक्षा पर आंच नहीं आई। मगर आज दुर्भाग्य है कि चीन भारत की सीमा में अंदर तक घुसकर बैठा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक। रेजांगला से चांगला तक चीन की सेना बैठी हुई है। हमें इस बात का गौरव हासिल है कि विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी भारत के पास है, जिससे भारत माँ की सुरक्षा पर आंच नहीं आने दी जाती। उस दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी के नीचे जो डेप्सांग प्लेन है, उसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 13A तक चीन की सीमा नीचे आकर बैठी हुई। हिंदुस्तान में लद्दाख में 56 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे थे जहां पर भारत की सेना पेट्रोलिंग करती थी, भारत की रक्षा के लिए तैनात रहती थी। उन 56 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आज भारत की सेना को चीन की सेना ने जाने से रोक दिया। फिंगर एरिया में नए बफर जोन बना दिए, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, जहां पर हम पेट्रोलिंग किया और वो LAC के हमारे हिस्से में वहां पर भारत की सेना आज जा नहीं सकती। वहां कोचेक स्टेंजी जो वहां काउंसिलर है, वो कहते हैं कि चीन की सेना इतनी अंदर में घुस गई कि हमारे जो चरवाहे हैं उनको हमारी ही भूमि पर उनके पशुओं को चराने की अनुमति नहीं दी जाती। आज ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि 4 साल पहले हमने देखा जिस प्रकार गलवान में सैनिकों की शहादत हुई थी, जो 6 मई से वो क्रम प्रारंभ होकर 15 जून तक चला था और 15 जून को वहाँ शहादत हुई थी।
इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद अरुणाचल प्रदेश में तापिर गांव कहता है कि मैंने सदन में कई बार रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड पर कहा कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, 40-40 किलोमीटर तक घुसकर हमारे नागरिकों का अपहरण, कहा कि पूरा का पूरा गांव बसा लिया गया। मुझे दुख हुआ जब 71 डेज का डोकलाम में स्टैंड ऑफ था। देश को ये बताया गया कि चीन की सेना से डिसएंगेजमेंट हो गया, लेकिन सच्चाई है कि 5 मार्च 18 को तत्कालीन रक्षा मंत्री ने सदन में इस बात को स्वीकार किया राज्यसभा के कि उसी स्थान पर चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। आज चाइना ने नेपाल के साथ ट्रांस हिमालय प्रोजेक्ट को साइन किया, भूटान के साथ 3 स्टेप एग्रीमेंट कर दिया सीमा को लेकर। इन विषयों पर जब हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता का इतना बयान आता है कि भारत की सरकार निगाहें लगाए हुई है। प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि लाल आंख दिखाना चाहिए, आज चीन की बात करने पर उन लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। चीन ने सिर्फ यही धोखा नहीं दिया, इतना बड़ा इंपोर्ट भारत की सरकार करने लगी $118 बिलियन की। न सिर्फ उसने सरहद की हदें पार की है, व्यापार की भी सारी हदें पार की। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना वहाँ कोई आया है ना घुसा है, और देश के रक्षा मंत्री जो लखनऊ से आते हैं वो गम साधे और वोट सीए बैठे रहते हैं और चीन को क्लीन चिट दिए जाते हैं। 6 अगस्त 2020 को भारत के रक्षा मंत्रालय ने दस्तावेज डाला था कि यूनिलेटरली चीन ने स्टेटस को चेंज किया। राहुल गांधी जी ने जब उस दस्तावेज को ट्वीट किया तो मोदी सरकार ने डिफेंस से कहकर वो डॉक्यूमेंट हटवा दिया। दूसरा बड़ा कुठाराघात इस देश की सेना के साथ रक्षा मंत्री से अग्निवीर नाम की अग्निपथ नाम की एक योजना लेकर आए, जिसमें 4 साल मात्र 17 से 21 साल के नौजवानों को भर्ती करने की बात करी और 4 साल वो सेवा देंगे। 4 साल की उनकी सेवा में 6 माह उनकी ट्रेनिंग के होंगे। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे, हमारे पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी कि उनकी ट्रेनिंग की जो घंटे हैं वो 1440 घंटों की ट्रेनिंग उस 6 माह में, जो साधारण मगर अति विशिष्ट। हमारे जो एनसीसी के कैडेट हैं वो जब सी सर्टिफिकेट की ये ट्रेनिंग करते तो वो ट्रेनिंग 1520 घंटों की होती है। तो रेगुलर सैनिक से तो 1/3 वो ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो हमारे एनसीसी के कैडेट हैं उनसे भी कम ट्रेनिंग लेकर के हमारे अग्निवीर सीमाओं की सुरक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं। ये न सिर्फ देश की भूभागीय अखंडता से समझौता है, अपितु उन सैनिकों के जीवन से भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खिलवाड़। ये तर्क देते थे कि 33 साल से हम लोग इस योजना के लिए प्रतिबद्धता दर्शा रहे हैं और अब लेकर आए। मैं 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो भारत के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत साहब, उन्होंने इंटरव्यू दिया था एएनआई को। उस इंटरव्यू को देखिएगा, उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि जल्दी रिटायरमेंट हमारे सैनिकों का न किया जाए। कठिन क्षेत्रों में लड़ते हैं और असमय रिटायर हो जाते हैं, उनको कम पेंशन मिलती है और आगे का गुजारा नहीं कर सकते। दूसरा खुलासा पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे साहब ने भी अपनी किताब में किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि जब यह अग्निपथ योजना लाई गई थी तो तीनों सेनाएं चौंक गई थी। इसका अर्थ था कि सेना को विश्वास नहीं मिला। उस पुस्तक में नरवणे साहब कहते हैं कि ये जब योजना लाई गई थी तो मात्र 20,000 रुपए उनकी अग्निवीरों की तनख्वाह निर्धारित की गई थी। सेना के हस्तक्षेप के बाद उसको 30,000 रुपए 30,000 रुपए करने के बाद अंतर देखिए, 2 तरह के सैनिक बना दिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप सेना के अधिकारियों से, सेना के लोगों से बात करिए तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है कि 4 साली एक नाम अग्निवीरों का दे दिया कि ये 4 साली वाले हैं, और ये प्रचलित हो गया। अर्थात 2 कैटेगरी वहां उनकी बना दी गई। वो शहीद हो गए तो शहीदों का दर्जा नहीं मिलेगा, वो रिटायर हो गए तो उनको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, उनके कैंटीन डिपार्टमेंटल स्टोर का सैनिकों के कोई लाभ अग्निवीर को नहीं मिलेगा, उनकी ग्रेजुटी का कोई लाभ उनको नहीं मिलेगा।
पैदा किया। टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से पहले ये स्कीम को लाया गया था और जब आज ये लागू है इसलिए राहुल गांधी की सरकार आने के बाद जो सबसे पहला निर्णय लेंगे वो इस स्कीम। एक आखिरी कुठाराघात और किया गया। आखिरी कुठाराघात ये किया गया कि 31 मई 2022 के पहले 1.5 लाख युवाओं को सेना में भर्ती किया गया। उनका फिटनेस से लेकर सारी चीजें, उनकी परीक्षा से लेकर सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया। 31 मई 2022 को सेना की वेबसाइट पर उनके नाम था। उस परीक्षा के लिए 30 लाख से अधिक युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जिनसे उनके फॉर्म की फीस के नाम पर 100 करोड़ रुपए से अधिक वसूले गए। 31 मई 2022 के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखा दिया और दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। आज भी वो नौजवान दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। मगर वो सेना अग्निपथ योजना लेकर आए थे, अग्निवीरों की भर्ती कर रहे हैं। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या उद्देश्य वो बता दीजिए, कितनी देर चल रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा आग्रह है आपसे कि अविनाश पांडे जी भी इसके बाद 10 मिनट तो जो साथी मित्रों को कहीं अपनी व्यस्तता है वो इतना कवर करके जाए। अविनाश पांडे जी काम होगा, डिबेट का टाइम हो रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश संकल्प लेता है कि राजनाथ जी की को हराइए और अग्निवीर से मुक्ति पाइए, नरेंद्र मोदी जी को हराइए और जो भारत माँ की भूभागी अखंडता और अखंडता से समझौता किया है उससे मुक्ति पाइए। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ना अग्निवीर को बर्दाश्त करेगी, ना चीन की सेना जो घुसी हुई है उसको बर्दाश्त करेगी। अब अगर आपको कोई और उसके बाद आप फिर हम लोग किसी मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं और उसको बचा बचा है तो कॉन्फ्रेंस ही होती रहेगी कि कांग्रेस जाएगी फिर तो बताएगी कि ये मंत्री ने ये कब्जा किया है, चीन ने कब्जा करा दिया कर लिया है और इनको उठना कि तो कॉन्फ्रेंस ही ना हो। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, साधुवाद। पार्टी ने और मेरी पार्टी के प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए भी आपका धन्यवाद। पार्टी ने जो प्रवक्ताओं को दायित्व दिया है हम कोशिश कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से निभाएं। 14 अप्रैल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसका विस्तार अलग था, आज विस्तार इसका अलग है। आज हम स्पेसिफिकली लखनऊ के लोगों से ये आग्रह करने आए, वाराणसी के लोगों से आग्रह करने आए, क्योंकि उस समय हमने 1.5 लाख युवाओं का संदर्भ दिया था। हमने अग्निवीर योजना का विस्तार से हमने अपने डॉक्यूमेंट में भी दिया है कि कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया है उनको लेकर। तो हम आज ये आग्रह करने आए लखनऊ और वाराणसी के लोगों से कि ये जो भूमि है, जो विरासत उत्तर प्रदेश की है, उस विरासत को, उस गौरव को ये खंडित और कलंकित कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके खिलाफ सब लोग खड़े हो जाए। बहुत अच्छा सवाल आपका है। हम अपेक्षा करते हैं कि जो इस प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, आज तो कम्युनिकेशन का युग है। आज ज़्यादातर बात आप देखो कि जो लोग हजार करोड़ रुपए रोज खर्च कर रहे हैं वेबसाइट को विज्ञापन देने में, वो क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि उनका प्रचार, हम भी चाहते हैं कि सच इस निष्पक्ष मीडिया के माध्यम से जनता तक जाए और ज़्यादा तरीके से। अगर आप 5000 लोगों की सभा को भी संबोधित करते हैं तो मीडिया उसको 50 लाख लोगों तक पहुंचाता है। तो हम ये मानते हैं कि जब हम पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हैं तो कम से कम 50 लाख लोगों को संबोधित करते हैं। ये भी एक तरह की बड़ी रैली को एड्रेस करने जैसा है। आज का युग बदल गया है। आपके प्रश्न के लिए बहुत अगर ये अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, वो इंडिया क्या उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे, कहीं से कोई बात हो? अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना ही बहुत बड़ा प्रचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हो गया। इससे तय हुआ कि आप दबा नहीं सकते और जिस मुखरता से अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर आकर बोल रहे हैं, जिस मुखरता से संजय सिंह बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन आकर जिस मुखरता से सरकार के खिलाफ बोलेंगे, वो इस बात का प्रचार है। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन के सारे बड़े नेता कुछ सामूहिक रैलियाँ करें, क्योंकि कल ही वो बाहर आए हैं। हम इस बात से आपकी सहमत हैं। आपको जल्द ही देखने को मिलेगा कि वो अलग अलग स्थानों पर, जैसे कन्नौज में तो
अखिलेश जी भी थे, संजय सिंह जी भी थे, राहुल जी भी थे, जो हमने 2 बड़ी रैलियाँ की। कल राहुल जी ने लखनऊ में कार्यक्रम किया और आगे के कार्यक्रमों का विस्तार श्री राय साहब भी आपको देंगे, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि सब लोग मिलकर आज कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस और सपा को आतंकियों की चिंता है, भारत की चिंता नहीं। इस पर क्या? आदरणीय आदित्यनाथ जी, सैफुल्ला फारूक को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। वो समाज सेवी था, दुर्दांत आतंकवादी, पंडितों का हत्यारा, 10 साल जेल काट कराया। पाकिस्तान में 1 साल ट्रेनिंग। अजहर मसूद का घोषित शिष्य, ये जानने के बाद, जेल से छूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के वार्ड नंबर 33 से तारिक अहमद मीर, आप कीजिएगा गूगल, घोषित आतंकवादी था, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तालिब हुसैन आतंकवादी जो मंच पर अमित शाह साहब के गृह मंत्री के खड़ा है, जिसको गांव वाले पकड़ते, वो आतंकवादी था। तो जो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं वो पाठ न पढ़ाएं। हमने अपने प्राणों की आहुति दी है, हमारे नेताओं ने, देश की एकता और अखंडता के लिए, आज़ादी के पहले भारत को आज़ाद कराने के लिए और आज़ादी के बाद वो हमको शहादत के हमारे गौरवशाली इतिहास का पाठ। बनारस में केजरीवाल के चुनाव लड़े थे, 2 लाख से अधिक वोट पाए थे, तो क्या इस बार केजरीवाल की और ज्वाइंट नहीं कांग्रेस कर रहे हैं बनारस में? देखिए, आज बनारस का मतदाता कि जिस प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, उसने महंगे दिन ला दिए। जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, अब वो भैंस नहीं बिकने दूंगा पर आ गया। जो प्रधानमंत्री कहता था कि 2 करोड़ रोजगार होगा, 12 करोड़ रोजगार छीन लिए। मैं एक और बात बताऊँ, वाराणसी में सिर्फ आप लोग प्रधानमंत्री जी के गोद लिए गाँव पर चले जाए। आप ही के बीच से अच्छी पत्रकार महोदया ने बहुत अच्छी स्टोरी की है। उन्होंने बताया है कि कैसे जो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर वहाँ तिरपाल बांधकर लोग रहते हैं। जब वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि इन्होंने आवेदन ही नहीं किया, तो उसने अपनी स्टोरी में 5 आवेदन भी उसके प्रकाशित कर दिए। पीने के पानी के नल लगाए, उसने कहा जब से नल लगाए नल नहीं आते। शौचालय बनाए, उसके दरवाजे आज तक नहीं बनाए। तो सामान्य प्रधानमंत्री के गाँव की ये स्थिति है, तो देश की क्या स्थिति की है? सर जी, मैंने कांग्रेस का नाम करके बड़े हुए हैं, आज बीजेपी में शामिल हो क्या किसने? किसने? किसान है जी ने आज भाजपा ज्वाइन कर लिया। देखिए, ये सब सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। जिनका प्रोफेशन है वो सत्ता के साथ चिपक जाएंगे, जिनका मिशन देश है वो आज प्रतिपक्षी दल जो प्रजातंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ रहेंगे।